कौन सा है? R1 के लेक्चर नहीं यार। मैं चेक कर लेता हूँ। कल हो गया पोर्टल, कल ठीक हो फिर शुरू हो गया आज? कल तक तो ठीक था। चल ठीक। आपको कैसा पता वैसे? आप ऑनलाइन भी ले रहे हैं? अच्छा ओके। ओके जी, लेबर स्टार्ट किया हुआ था, ज़रा रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ अभी तक पढ़ा है। सबसे पहले हिस्से में हमने रेशोज़ पढ़ी थी, लेबर एफिशिएंसी रेशो, लेबर कैपेसिटी रेशो और प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। एफिशिएंसी रेशो क्या होती है जी? एफिशिएंसी रेशो होती है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, ठीक है, यानी आपका काम जो होना चाहिए, जो आउटपुट आपने बनानी है वो एक्चुअल में कितने में बननी चाहिए थी और आपने कितने में बना ली, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। कैपेसिटी बोलते हैं जी कितना वक्त आपने बजट किया हुआ था और आपने उस वक्त से कितना ज़्यादा या कितना कम काम किया, इसको कैपेसिटी बोलते हैं। और अगर ओवरऑल बेसिस पे देखा जाए तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो होती है। तो हमारे चैप्टर का जो पहला हिस्सा था वो इस बात पे था कि कुछ रेशोज़ कैलकुलेट करनी होती हैं। जो हमारे चैप्टर का दूसरा हिस्सा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि आज ख़त्म उम्मीद है शायद हो जाए, इसके अंदर हमने बात की थी ओवर टाइम की, बोनस की, आर्ली रेट की। जब आर्ली रेट की बात करते हैं तो आर्ली रेट का मतलब ये है कि आपको पर आवर जो है वो पैसे दिए जाएंगे। अगर पर आवर आपको पैसे दिए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी फिनिश गुड्स हैं उसके साथ आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेबर के कितने पैसे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आपको मंथली सैलरी मिलेगी तो सैलरी के केस में वो मंथली होती है या फोर्टनाइटली होती है, वीकली होती है, उसको आप डायरेक्टली अपनी फिनिश गुड्स के साथ लिंक नहीं कर सकते। ओके, और उस केस में क्या होता है जी? उस केस में वो एक ओवरहेड्स की हैसियत इख्तियार कर लेती है। और ओवरहेड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है वो तो हमने अगले चैप्टर में पढ़ना ही है। ओवर टाइम के केस में हमने क्या पढ़ा था? एक होते हैं आपके बेसिक आवर्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं कि आपने रोज़ के 8 घंटे काम करने हैं, और उसी बेसिक आवर का आपको एक बेसिक रेट भी दिया जाता है कि आपको 10 रुपये पर आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन कभी कभार आपको नॉर्मल आवर्स या बेसिक आवर्स या कॉन्ट्रैक्ट आवर्स, 4-5 नाम मैंने आपको लिखवाए थे, इससे ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो आप अपने नॉर्मल आवर्स से ऊपर जो काम करते हैं इसको ओवर टाइम आवर्स बोलते हैं। तो ओवर टाइम आवर्स ओवर एंड अबव होते हैं आपके बेसिक आवर्स से। ओवर टाइम आवर्स का जो रेट है वो कभी भी बेसिक के बराबर नहीं होता, बेसिक रेट के बराबर नहीं होता, वो आपको रेट भी ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। अब वो कितना ज़्यादा है ये तो बेसिकली डिपेंड करता है आपके सवाल में क्या लिखा हुआ है या आपके एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, लेकिन वो हमेशा बेसिक आवर्स से ज़्यादा ही होगा। अब आपके पास दो तरीके होते हैं टोटल लेबर कॉस्ट निकालने के। बेसिक आवर्स को बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर दें और ओवर टाइम आवर्स को ओवर टाइम रेट से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को सम कर दें। एक तो ये तरीका है जो कि आसान तरीका है, लेकिन मसला है आई कैप घुमा फिरा के आता है। तो वो क्या करता है? वो बेसिक आवर्स और ओवर टाइम आवर्स दोनों को प्लस करता है और बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर देता है। ओके, और दूसरे स्टेप में ओवर टाइम आवर्स को मल्टीप्लाई करता है ओवर टाइम प्रीमियम के साथ। और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है जी? ओवर टाइम रेट और बेसिक रेट का डिफरेंस, ठीक है। वो इन दोनों का डिफरेंस ले लेता है और एंड पे दोनों को टोटल कर देता है। तो इसका मतलब है कि वो इस तरीके से चल रहा है, और ये सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे वो बात करता है बोनस की, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। और बोनस हमने देखे थे कि दो तरह के होते हैं, एक परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस, एक नॉन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस कौन से होते हैं जी? जिसका ताल्लुक आपके किसी परफॉर्मेंस से होता है, और ऑब्वियसली इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। वो कोई भी स्टैंडर्ड हो सकता है कि अगर आपने इतने घंटे बचा लिए तो चले मैं आपको इतना बोनस दे दूंगा, अगर आपने ये टास्क इतने घंटों के बजाय इतने घंटों में कर लिया तो मैं आपको बोनस दूंगा। तो बोनस का कोई ना कोई क्राइटेरिया सवाल में मौजूद होगा जो आइडेंटिफाई करना होगा। नॉन परफॉर्मेंस में आपकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो आपको पैसे मिलने ही मिलने हैं। नॉर्मली ये रिलीजियस जितने भी इवेंट्स होते हैं इसमें आपको पे किए जाते हैं, साल के आखिर में पे कर दिया, 6 माह बाद पे कर दिया, ईद आई उस पर पे कर दिया। नॉन परफॉर्मेंस का हमारे इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉन परफॉर्मेंस आपको पेपर में नहीं आएगा, आपको पेपर में हाईली लाइकली परफॉर्मेंस बोनस ही आएगा, और आपकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको पेपर के अंदर, और उसकी बेस पे आपको बोनस खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आज कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे बोनस की, ठीक होगी बात। तो ये वो दूसरा हिस्सा है इस चैप्टर का जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
और एक बिल्कुल शुरू में कुछ बुनियादी बातें हमने पढ़ी थी इन तीनों चीज़ों को, तीसरी चीज़ इंशाल्लाह देखेंगे, शायद शुरू कर लें हम। तो 3 चीज़ें जो थी, रेशोज़ का पोर्शन, ये ओवर टाइम बोनस वाला पोर्शन, और तीसरा जो लर्निंग कर्व हमने शुरू करना है। इन तीनों से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें थी जो शुरू में हमने की थी, और वो कौन कौन सी थी? वो थी पेड आवर्स वाली, आइडल टाइम वाली और वर्कड आवर्स वाली। नॉर्मली पेमेंट आपको टोटल पेड आवर्स की बेस पे होती है, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपने काम उसमें से कम घंटे किया हो, यानी कि पेड आवर्स और वर्कड आवर्स का जो डिफरेंस होता है वो आपका आइडल टाइम होता है। 8 घंटे की पेमेंट हुई, काम आपने 6 घंटे किया था, तो ऑब्वियस बात है कि 2 घंटे आपके आइडल टाइम है। ओके, तो आइडल टाइम की भी पेमेंट आपको नॉर्मली की जाती है। अगर सवाल खामोश हो तो आपने पेड आवर्स की बेस पे पेमेंट करनी है। हाँ, अगर वर्कड आवर की बेस पे होगी तो वो आपको बता देगा। ठीक होगी बात। इस चीज़ से बचने के लिए कि आइडल टाइम ना आए, हम एक और पेमेंट का मैकेनिज्म बना लेते हैं जिसको हम पीस वर्क बोलते हैं। ओके, जब हम पीस वर्क की बात करते हैं तो पीस वर्क के अंदर हमें पेमेंट आवर्स की बेस पे नहीं हो रही होती, बल्कि यूनिट्स की बेस पे हो रही होती है। ओके, तो बेशक पेमेंट यूनिट्स की बेस पे हो रही है, इस सूरत में भी जो आपकी लेबर है वो वेरिएबल ही रहती है। तो चाहे आर्ली रेट हो चाहे पर यूनिट रेट हो, दोनों सूरतों में लेबर आपकी वेरिएबल ही है, क्योंकि आप अपनी फिनिश गुड्स के साथ उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पीस वर्क के अंदर भी 2 तरीके हैं हमारे पास, एक स्ट्रेट पीस वर्क रेट और एक डिफरेंशियल। स्ट्रेट में क्या होता है जी, हर यूनिट का सेम रेट, 1000 बना लें, करोड़ बना लें, 1 अरब बना लें, रेट आपको वही मिलना है। जबकि डिफरेंशियल के अंदर आपको रेंजेस दे दी जाती हैं, 0 से 100 तक इतना, 100 से 200 इतना, 200 से 300 इतना, एंड सो ऑन। और फिर डिफरेंशियल को भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि ये जो रेट्स हैं ये लगने कैसे हैं। अगर उसने आपको एक प्रोडक्शन का लेवल बता दिया है, तो क्या उस होल प्रोडक्शन पे वही रेंज वाला रेट लगना है, या पहले 100 पे आप कुछ और लगाएंगे, अगले 100 पे कुछ और लगाएंगे, उससे अगले 100 पे कुछ और लगाएंगे, और एंड पे तीनों को टोटल कर देंगे? तो ये सवाल आपको बताएगा। डिफरेंशियल और स्ट्रेट पीस वर्क रेट, ये तो सवाल में डाटा देख के आपने खुद जज करना होगा कि स्ट्रेट है या डिफरेंशियल है। और डिफरेंशियल के अंदर क्या हमने सारी प्रोडक्शन पे एक रेट लगाना है या डिफरेंट रेंज पे डिफरेंट लगाना है, ये हमें सवाल बताएगा, सवाल में से ढूंढना होगा। तो अभी तक ये सब बातें हमने इस लेबर के चैप्टर में पढ़ी हैं, और ये बात मेरे ख्याल में सबसे पहले दिन हमने पढ़ ली थी कि लेबर के अंदर असल में हमारी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश ये है कि वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो लेबर की कॉस्ट जा रही है हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। ये सारी बात वो लेजर्स मेरे ख्याल में 2-3 दफ़ा हम बना चुके हैं, मजीद ओवरहेड्स में भी बनाएंगे, उसके बाद जो असल चैप्टर में जहाँ पे ये सारी बातें लिखी हैं वहाँ पे भी बनाएंगे। तो वो सारी बातें आपको पहले से ही पता होंगी, तो वो चैप्टर तुम्हारा बैठे बैठाए साथ साथ हो ही रहा है। बात समझ आ गई? ले जी, अब कुछ चीज़ें रह गई हैं। बोनस हमने शुरू किया था, इसके कुछ सवालात, एग्जाम्पल्स वगैरह वो हमने आज देखनी है। फिर आपको मैंने एक सवाल दिया था पीस वर्क वाला, क्या वो आपने करने की ज़रूरत की कि नहीं? हो गया था कि नहीं? हो गया था। चले उस सवाल को भी करने आज, तो इंशाल्लाह छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, और कोशिश करते हैं कि जी लर्निंग कर्व वाली बात भी आज कर ली जाए आपके साथ। ले जी, शुरू करें जी। हमने परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस की बात कर दी थी, बोले? याद रखिएगा कि अगर बात की जाए एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट की या फिर एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स की, भाई क्या ये दोनों सेम बातें हैं कि मुख्तलिफ है? सर, जो एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स है, एम्प्लॉयर के लिए तो वो लेबर कॉस्ट ही है ना, तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, लेकिन चूंकि हम एम्प्लॉयर के जूतों में बैठे हुए हैं तो हम लेबर कॉस्ट की बात करेंगे। लेकिन पेपर में कभी कभार वो एम्प्लॉय टोटल अर्निंग्स का वर्ड भी यूज कर लेता है। एक तो क्या क्या होगा वैसे इसके अंदर, एक तो बेसिक पे आ जाएगी जो उसको पे की जाती है, फिर इसमें ओवर टाइम आ जाएगा, और तीसरी चीज इसमें आ जाएगी बोनस। ये 3 चीजों को हम टोटल करके तो एम्प्लॉय की टोटल लेबर कॉस्ट निकाला करेंगे। तो इसके अंदर बेसिक पे की बात भी हो गई, ओवर टाइम की भी हो गई, बोनस की बात अभी आपसे चल रही है। तो बोनस पे जरा एक बात मजीद करके तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और इस चीज के पास पेपर तो बेतहाशा मौजूद है। शुक्र करें आप आई कैप का, जिसने कैफ 8 को कैफ 3 बना दिया, जिसके नतीजे में लेबर में से हर अटैम्प्ट में से ही 8-10 नंबर का सवाल आ रहा होता है, ठीक है, और वो नॉर्मली यही बातें पूछ रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो इस चैप्टर का तीसरा हिस्सा है लर्निंग कर्व, उसके लिए अलग सवाल उसको बनाने के लिए इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि वो वाला टॉपिक बाकी चैप्टर के साथ लिंक हो जाता है, ये लिंक नहीं होता, इसके लिए ज़रा उसको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके सवाल हमारे पास बेतहाशा मौजूद है।
तो इंशाल्लाह इसके सवाल हम कर लेंगे। माशाल्लाह पहुंच गए हम उस लेवल तक, तो इंशाल्लाह भाई कैप से भी दो दो बात कर लेते हैं। ले जी, हेडिंग बनाइए बोनस स्कीम, इस तरीके से बोनस स्कीम। और इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, इंडिविजुअल बोनस स्कीम और दूसरी है जी ग्रुप बोनस स्कीम। अभी आपको कुछ मिसालें दी जाएंगी, कुछ लोग गुस्सा कर जाएंगे, कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ लोग खुश हो जाएंगे। लिखें जी इंडिविजुअल बोनस स्कीम। इंडिविजुअल बोनस स्कीम के नीचे लिखें, अंडर दिस बोनस पॉलिसी, अंडर दिस बोनस पॉलिसी मैनेजमेंट विल evaluate परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट विल evaluate performance on individual basis. Under this bonus policy, management will evaluate performance on individual basis. To achieve this bonus, to achieve this bonus, to achieve this bonus, no team effort is required. No team effort is required. For implementation of this bonus policy, for implementation of this bonus policy, for implementation of this bonus policy, individual tasks must be assigned. Individual tasks should be assigned. ठीक होगी बात। ग्रुप बोनस पे आइए, लिख लें, फिर बात करते हैं दोनों पे। ग्रुप बोनस स्कीम, दिस बोनस पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, दिस बोनस पॉलिसी will be implemented, this bonus policy will be implemented where tasks are allocated, where tasks are allocated to a team, where tasks are allocated to a team rather than individuals, where tasks are allocated to a team rather than individuals. In this scheme, in this scheme, in this scheme, bonus will be given, bonus will be given to a team, bonus will be given to a team which will be shared among the individuals. Bonus will be shared among the, bonus will be shared, bonus will be given to a team which will be shared among the individuals. हाँ जी, दो बोनस पॉलिसीज हैं भाई जी, among the individuals which will be shared among the individuals. एक है जी इंडिविजुअल बोनस स्कीम,
और एक है जी ग्रुप बोनस स्कीम। मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या होता है इंडिविजुअल। हर बंदे को अलग-अलग टास्क दिया जाता है। शाहीन अफरीदी तुमने 5 विकेटें लेनी है, वो तुम्हारा टास्क है। टीम हो जीते हारे कोई टेंशन नहीं, उसकी 5 विकेटें पक्की हैं। बाबर आजम तुमने 100 करना है, टीम जीते टीम हारे हमें 100 चाहिए। बात समझ आ रही है। इंडिविजुअल टास्क पे क्या किया जाता है जी, फोकस किया जाता है। और अगर वो टास्क अचीव कर लिया जाए तो उसको पैसे दे दिए जाते हैं। जैसे कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड, मैन ऑफ द मैच अवार्ड होता है ना क्रिकेट के अंदर, वो एक बंदे को दिया जाता है, तो वो इंडिविजुअल बोनस होता है। लेकिन अगर टीम जीत जाए तो पूरी टीम को $16 मिलियन मिलेगा वर्ल्ड कप प्राइज मनी। तो $16 मिलियन एक ग्रुप स्कीम है, वो एक इंडिविजुअल का टास्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि पूरे ग्रुप को $16 मिलियन मिलेगा। अब उन्होंने आपस में कैसे शेयर करना है वो उनके आपस की बात है। उन्होंने कोई फार्मूला हो सकता है डिसाइड किया, हो सकता है इक्वल हो जाए, हो सकता है और कोई फार्मूला हो। तो बहरहाल उस पर वो सवाल आपको बताएगा। लेकिन नॉर्मली जब बोनस की बात आएगी तो वो बोनस ही कैलकुलेट कराएगा। फर्दर आगे इंडिविजुअल में मुश्किल ही है कैलकुलेट कराए, लेकिन अगर कराएगा भी तो आपको पूरे का पूरा वो तरीका बता देगा। बात समझ आ गई। तो ये 2 तरह की बोनस स्कीम है। यहां तक किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। चलिए जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, वो आ चुका है जिसका सबको इंतजार है। हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्या हुआ है, मैं तो एग्जाम्पल की बात करूं, आप किसकी बात कर रहे हैं जी मेरे भाई? अच्छा, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, वो चला भी जाएगा जिसका सबको इंतजार है। हम कुछ एग्जाम्पल्स करने की जरूरत करते हैं। खामोश खामोश क्यों आप? मसला तो अगले मंडे को नहीं है, अगले मंडे को है ना मसला। आज आप क्यों खामोश हैं जी मेरे भाई? जी मेरे भाई, विराट कोहली 95 पे आउट है, तो क्यों क्यों नहीं ली थी उसने सिंगल? ले लेता सिंगल, क्यों नहीं ली उसने सिंगल? तो भाई जब पर्सनल गोल्स को टीम गोल से आगे रखोगे तो फिर तो यही होगा ना, अल्लाह ताला दिखाई देता है कि अच्छा क्या फजूल बातें करते हैं यार आप मेरे साथ। ओके जी, लिखें जरा कुछ एग्जांपल्स हैं मुख्तसर सी। लिखे जी एग्जांपल। द फॉलोइंग डाटा रिलेट द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू जॉब ए। अल्लाह अकबर। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू जॉब ए। एम्प्लॉयज बेसिक रेट डाटा है, लिखें एम्प्लॉयज बेसिक रेट। अच्छा, ये एम्प्लॉयज जो है ना पोस्ट्रॉफी एस वाला एम्प्लॉयज है, ठीक है। एम्प्लॉयज बेसिक रेट ₹4.80 पर आवर, ₹4.80 पर आवर। अलाउड टाइम फॉर जॉब, अलाउड टाइम फॉर जॉब 1 आवर, अलाउड टाइम फॉर जॉब 1 आवर। टाइम टेकन फॉर जॉब, टाइम टेकन फॉर जॉब 36 मिनट्स, टाइम टेकन फॉर जॉब 36 minutes. The employee is paid the basic rate. The employee is paid the basic rate. The employee is paid the basic rate for the allowed time. The employee is paid the basic rate for the allowed time for the job. And then the bonus is paid, and then the bonus is paid and then the bonus is paid on any time saved, and the bonus is paid on any time saved. हाँ जी, जरा लेबर कॉस्ट तो निकाल दे मुझे। ये कैसा सवाल लिखवा दिया सर?
करे, मैं बताता हूँ, सोचे। सिंपल, आपने टाइम सेव निकालना है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। टाइम सेव आपने निकालना। जी हो गया सवाल, बोले। नो सर। ओके, टोटल लेबर कॉस्ट मांगी थी या बोनस मांगा था? टोटल लेबर कॉस्ट मांगी थी, तो बेसिक पे को भी कंसिडर करना चाहिए। हाँ जी मेरे भाई, 4.80 पर आवर है, तो काम तो 36 मिनट किया है, तो 36 मिनट के हिसाब से पैसे दे दें इनको। यस सर। क्या लिखवाया था? द एम्प्लॉय इज पेड द बेसिक रेट फॉर द अलाउड टाइम फॉर द जॉब। वो कहता है टाइम टेकन की बात नहीं हो रही, जितना आपको वक्त अलाउ है पेमेंट तो आपको उस हिसाब से ही मिलेगी। तो इसका मतलब है मुझे तो पेमेंट 1 घंटे की मिलेगी, काम चाहे मैं 1.5 घंटे में करूं या मैं आधे घंटे में करूं, पेमेंट तो मुझे घंटे की मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा इंटू 4.8 पर आवर, ये है जी बेसिक पे। बात समझ आती है? सवाल में ओवर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, नहीं जिक्र लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चले 0 लिख देते हैं। अब आए बोनस पे। बोनस पे कहते हैं कि जी बोनस पे किया जाता है बेस्ड ऑन एनी टाइम सेव्ड। आपने वक्त कितना बचाया? 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 पॉइंट, भाईजान सबसे पहले आप मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताइए कि अगर 36 मिनट्स की बात की जाए तो 36 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो 60 में डिवाइड करना होता है। क्या आंसर आता है? 0.6 आवर। सर 1 घंटा लगना चाहिए था, आपने 0.6 आवर में ये काम कर दिया, तो क्या इस तरीके से मेरा टाइम सेव्ड आ जाएगा? और याद रखिएगा, जब सवाल में कोई भी बात मौजूद ना हो तो जो भी आपका बेसिक रेट होता है ना, आप उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक नई बात थी जो आपको इस सवाल में नहीं पता थी। ओके, तो जब भी सवाल में बोनस का कोई भी रेट ना पता हो तो आप क्या किया करें, आप जो भी उसने फॉर्मूला बताया हुआ है उसको बेसिक रेट से मल्टीप्लाई कर दें। अदरवाइज वो बता देता है कि जी इसके 50% से देंगे आपको, या इसके 20% से देंगे, या इसको डबल करके देंगे, ये सवाल बताएगा आपको। ठीक है जी। अब बताइए टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 6.70। ले जी, ये टोटल लेबर कॉस्ट है। सॉरी, 72, 6.72। ले जी, ठीक होगी बात? मुश्किल बात थी, आसान बात थी? आसान बात थी। ये तो अभी शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो देखें होती क्या मेरे भाई के साथ। ओके, बस ठीक है, अब काफ़ी है इसके, जो बाकी सवाल पास पेपर वाले आएंगे वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुझे लर्निंग कर्व पे जाना है। एक दो चीज़ें सुन लें, आपकी जब किताब इंशाल्लाह आ जाएगी, इसी हफ्ते में आ जाएगी, डन हो गई ये सारी। यार ले सकते हैं, बस क्वेश्चन ज़रा कुछ ऐड होंगे उसके अंदर, इसके इसके अंदर क्वेश्चंस ऐड होंगे। नहीं बस अब कोशिश है कि लेबर के पता करते हैं आज कि वो कितनी देर में प्रिंट करेगा। अगर तो 2-4 दिन में आ गई, वैसे लेबर के देने ही पड़ेंगे मुझे आपको नोट्स, लेबर के देने ही पड़ेंगे क्योंकि 2-4 दिन लग ही जाने उसको प्रिंट होने में। एनीवेज, वैसे तो जो बात अब होने लगी है वो आपकी किताब में लिखी हुई है, लेकिन माशाल्लाह आप दुर्शंदा सितारे किताब कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ वक्त मिलता है आपको?
एक दो चीज़ें और भी हैं जो एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को दे सकता है, सिर्फ सुन लें, बस इनकी हेडिंग लिख लीजिएगा अपने पास। एक होती है जी प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है जी? प्रॉफिट शेयरिंग, अक्सर एम्प्लॉयर जो है वो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं। कंपनीज ने पॉलिसी रखी, नहीं शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर की बात नहीं हो रही। शेयर होल्डर के साथ जो प्रॉफिट शेयर होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करने की बात हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ शेयर होल्डर नहीं होते। ओके, तो चूंकि एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट की बात हो रही है, उसमें यही तीन चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग की कोई स्कीम है एम्प्लॉयर के पास, तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। इसमें होता ही ये है कि एम्प्लॉयर ने ये कहा होता है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट इतने रुपयों से ऊपर गया तो फिर मैं इतने % प्रॉफिट जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करूंगा। होंडा कह दे जी कि अगर हमारा प्रॉफिट साल का 10 अरब रुपए से ऊपर गया तो 10 अरब रुपए का 10% जो कि 1 अरब बनता है, वो 1 अरब मैं अपने तमाम एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इससे होता क्या है जी? इससे एम्प्लॉयज़ को इंकरेजमेंट मिलती है कि जी हम किसी तरीके से प्रॉफिट को जो है ना वो 10 अरब से ऊपर लेके जाएं। ओके, तो ये एक प्रॉफिट शेयरिंग की स्कीम है। अगर ये कोई प्रॉफिट शेयरिंग की स्कीम सवाल में मौजूद हो तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई फार्मूला मौजूद होगा, उसने तरीका बताया होगा, तो वो आपने उस तरीके से इसको बस कॉस्ट में ऐड कर देना। ठीक होगी बात? एक होती है एम्प्लॉय शेयर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। इसके अलावा एक चीज़ जो ज़रा थोड़ी सी आपको मुश्किल है समझाना, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, टैक्स पढ़े आप लोग? कहाँ तक पहुँच गए? सैलरी शुरू कर दी है? सैलरी शुरू कर दी है, माशाल्लाह। टैक्स क्रेडिट्स भी पढ़ लिया है आप लोगों ने? माशाल्लाह, क्या बात है, अब बड़े लोग। टैक्स क्रेडिट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया है, कैपिटल गेन भी पढ़ लिया है। ओके, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी पढ़ ली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम पढ़ ली। सैलरी कहाँ तक पढ़ ली है? सैलरी भी उड़ा दिया? अस्तगफुरुल्लाह। प्रोविडेंट फंड पढ़ लिया आप लोगों ने? टैक्स फ्री सैलरी भी पढ़ लिया? नहीं, वो नहीं पढ़ा अभी। हाँ, शक्लें बन गई हैं। तो अभी आप टैक्स फ्री सैलरी पढ़ लेंगे आजकल में, और उसके बाद फिर आप इसकी तरफ आएंगे। सेक्शन 14 चैप्टर के अंदर एक अलग चैप्टर है ये। चलें, पढ़ने से पहले मैं पढ़ा देता हूँ। मुझे जाके ना सर से फिर सवाल पूछिएगा, ऐसे तो सवाल सर भी परेशान हो जाएंगे, कहाँ से सीख के आए हैं। खैर, वो टैक्स है भाई, उसको मिक्स ना कीजिएगा। एक दिन आप दफ्तर में बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, फुल टेंशन में। मैच की भी टेंशन पड़ी हुई है, बाबर आजम की नंबर 1 रैंकिंग जा रही है, उसकी भी टेंशन पड़ी हुई है, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे, उसकी भी टेंशन पड़ी हुई है। ओके, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, उसकी भी टेंशन पड़ी हुई है। जो चला गया उसकी भी टेंशन पड़ी हुई है। मुल्क किस किनारे लगेगा, बट टेंशन ही टेंशन है, मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, उस टेंशन में आप लगे हुए। एकदम से आपका एम्प्लॉयर आपके पास आता है, कहता है शौकत जी सर, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कंपनी का मालिक बना दूँ। वो सर जाए, पहले बड़ी टेंशन है, सर ना खाए मेरा, जाए मुझे काम करने दे। नहीं 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 नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वाकई सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें कंपनी का मालिक बना दूँ। और सर जी ना फजूल बातें किया करें, यहाँ पे भी फजूल बातें सुनो, फिर घर जाओ वहाँ पे भी फजूल बातें सुनो, मेरे से नहीं होता, जाए आप यहाँ पे। मैं नहीं, यार मेरी बात तो सुन शौकत, मैं वाकई में सोच रहा हूँ तुम्हें कंपनी का मालिक बना दूँ। उसने कहा यार तीसरी दफ़ा कह रहा है, कोई ना कोई बात तो होगी। जी सर बताएं, ये कैसे हो सकता है कि कंपनी जो आपने बनाई, 20 साल से आप कंपनी चला रहे हैं, और आप मुझे कंपनी का मालिक बना दें? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल शौकत पॉसिबल है। देखो, मेरी कंपनी के जो टोटल शेयर्स है ना वो 100 हैं, मिसाल के तौर पे, क्यों ना इसमें से 5 शेयर मैं तुम्हें दे दूं? पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है, भाई उसके शेयर है, वो जिसको मर्जी दे दे। सर यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि 100 में से 5 शेयर मेरे, यानी कंपनी के 5% चीजों का मालिक मैं? हाँ बिल्कुल, ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें 5% के हिस्सेदार तुम हो, कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं 5% के हिस्सेदार तुम हो, कंपनी का जो कल को प्रॉफिट आएगा उसमें 5% के हिस्सेदार तुम हो। फिर ये बात ना आपने कोई बड़ी ज़बरदस्त पते की है। हाँ, बात तो मैंने बिल्कुल पते की है, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें कंपनी के शेयर्स दिए हैं एम्प्लॉय के पास, इसके लिए एक ऑप्शन मौजूद है। वो क्या ऑप्शन है जी? होता यूं है कि मुफ्त मारी नहीं लगी हुई। एम्प्लॉयर कहता है देखो शौकत, बात बताऊं क्या है, बात यह है कि शेयर्स तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरा जो शेयर है ना उसकी मार्केट में वैल्यू है 50 रुपए पर शेयर, मैं तुम्हें 30 रुपए का दे सकता हूं, मैं तुम्हें सस्ते में ये शेयर दे सकता हूं। तो सर मुझे क्या फायदा है फिर? यार देखो शौकत, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है,
या तो तुम 30 रुपए का ये मेरे से खरीद के मार्केट में 50 का बेच दो, एम ही बैठे बिठाए तुम्हें 5 शेयर के ऊपर कितना फायदा हो जाएगा, 100 रुपए का फायदा हो जाएगा तुम्हें। तो या तो बैठे बैठाए तुम ये फायदा ले लो, या अगर तुम्हें नहीं पसंद ये बात तो दूसरा तुम शेयर अपने पास रखो, कल को जब प्रॉफिट आएगा हर साल के आखिर में 5% तुम्हारा। सीधी सी बात है ना, तो ये तुम्हारे ऊपर है। फिर आगे ये एम्प्लॉय ने फैसला करना है कि शेयर रखने हैं या बेचने हैं। क्लियर होगी बात, बात समझ आ गई। तो ये जो शेयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की तरफ से मिले, टैक्स में आपने एक बात पढ़ ली होगी कि जो बेनिफिट भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है होता वो सैलरी है, तो ये भी तो सैलरी हो गया ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब ये सर आपको बता देंगे कि क्या चीज़ सैलरी में ऐड होनी है, मैं क्यों आपको बताऊं कि फेयर वैल्यू ऑन द डेट और ट्रांसफर ऐड होती है, मैं क्यों बताऊं उसमें से कॉस्ट ऑफ राइट माइनस होता है, और मैं क्यों बताऊं उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस होता है, मैं तो नहीं बता रहा आपको। मैं क्यों बताऊं आपको कि अगर एम्प्लॉय ने बाद में वो शेयर बेच दिए तो देखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी है क्या प्राइवेट कंपनी है, मैं क्यों बताऊं आपको। मैं क्यों बताऊं कि उसका बेचना इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जाके टैक्स होगा, मैं तो नहीं बता रहा आपको, ये तो सारी बताएंगे आप। ओके, बात समझ आ गई। तो बहरहाल सारी मैंने बात इसलिए आपको बता दी कि आपको पहले से ये बात पता थी। और एम्प्लॉयर से जो आपको ये शेयर्स मिलेंगे ये सारे के सारे किधर जाएंगे, ये सारे के सारे आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे। और अगर आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएंगे तो आपके लिए अर्निंग्स हैं, और अगर आपके लिए अर्निंग्स हैं तो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है। क्लियर होगी बात। तो ये भी कभी कभार सवाल में आ जाती है, लेकिन चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टिंग टैक्स में हो सकती है तो ये वहीं भी टेस्ट करता है, इधर ये दोनों बातें इतनी नहीं आती। प्रॉफिट शेयरिंग का अभी तक कोई सवाल मैंने नहीं देखा, और ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम का भी कोई सवाल मैंने अभी तक नहीं देखा। तो बहरहाल दो मेथड्स हैं, दो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। ज्ञान तो सब अच्छा है, वो बोले नहीं बोलेंगे, बोलते नहीं है, पता नहीं चुप क्यों लग जाती है आपको। जी मेरे भाई, परेशान परेशान रहते हैं आप लोग, क्यों परेशान रहते हैं। वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, ये तो खुशी वाली बात है कि वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। जी फिर खामोश है, रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। नहीं बोलेंगे, बहुत हैवी दुख लगे हैं आपको। अच्छा वो सवाल तो हमारा रह गया, आइए सवाल निकालें जो हमने करना था, उसके बाद लर्निंग कर्व पे जाते हैं। मैं भी सोच रहा था कुछ अधूरा अधूरा सा है, क्यों रिजवान साहब। आइए सवाल करते हैं, वैसे तो आप माशाल्लाह आवाज़ार कौम है सारी। कौन सा सवाल था जी। अच्छा 1985 का सवाल था, 1985। आइए जी सवाल के ऊपर, सवाल दोबारा पढ़ते हैं और फिर बोर्ड पे करते हैं। सवाल है सबके पास। नहीं सवाल मैंने दिए नहीं थे क्लास में, किन के पास नहीं है, खुदा के बंदो किधर थे। हाँ भी क्यों नहीं आए थे उस दिन जिस दिन हैंड आउट दिए थे, छुट्टी वजह जी। काम था मेरे भाई को, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था मेरे भाई को। कमाल हो गया मेरे भाई। क्या मैं करने लगा था, ओके आप लोगों के लिए हैंडआउट्स मंगवाने लगा था। अभी फिलहाल एक्सेस है आप लोगों के पास, बस किसी के साथ ज़रा शेयर कर लें, बाकी हैंडआउट मंगाता हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं। A company manufactures a single product. Currently, the company employs a team of 6 direct operatives who जी ये मेरे भाई ने कहाँ से उठाए, बांटे मेरे भाई जिनके पास नहीं है, जरा हैंड ओवर करें इनके। ये छोटे बहन भाइयों के लिए लेके गए, अच्छा आया ही नहीं था। सर ये प्लीज़ शेयर करें जिनको नहीं चाहिए, जिनके पास नहीं है। ओके जी,
A company manufactures a single product. Currently the company employs a team of 6 direct operatives who produce a total of 25 units of the product in a 40-hour week. The hourly rate of pay for all operatives is ₹8. तो सब लोगों को 8 रुपये पे किए जाते हैं, 40 घंटे का हफ्ता है और पर बंदा 40 घंटे हैं, अगर 6 लोग हैं तो 40 इंटू 6 हो जाएगा और टोटल ये 2500 यूनिट्स बनाते हैं। एग्जिस्टिंग तो ये चल रहा है। In an effort to improve productivity and to increase output in the normal 40-hour week, an incentive scheme has been suggested. The scheme, which the 6 operatives have agreed to trial over a 4-week period, provides for differential piecework payments in addition to a reduced basic rate per hour. तो उन्होंने कहा कि भाईजान हम पर आवर रेट को रिड्यूस कर देंगे, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट वाइज रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा या वो हम रिड्यूस करवाते हैं। स्कीम क्या है जी? बेसिक आवर्ली रेट 4 पर आवर, पहले 2500 यूनिट्स पे 0.375, 2501 3000 पे 0.45 और 3000 से ऊपर 0.60। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ट्रायल टोटल आउटपुट वाज 3080 यूनिट्स इन द 40 आवर्स वर्क। तो पहले हफ्ते में हमने 3080 चीज़ें बनाई। फॉर द एग्जिस्टिंग टाइम रेट पेमेंट सिस्टम कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन द करंटली वीकली आउटपुट ऑफ 2500 यूनिट्स। जी सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि जी क्या करना है, हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। आप लोग बस बोर्ड पे देखेंगे, नोट बाद में कीजिएगा। पास्ट पेपर का कौन सा सवाल है ये मैं आपको बता देता हूं। ये पास्ट पेपर का सवाल नंबर 5 है जी। सबसे पहले ए का फर्स्ट पार्ट, उसने हमसे पूछा है एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी है, और एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको पता है 6 लोग हैं, 40 घंटे हफ्ते का काम कर रहे हैं और 8 रुपए पर आवर के हिसाब से पे किए जा रहे हैं। तो लेबर कॉस्ट होगी 40 इंटू 6 लोग, तो टोटल 6 लोगों के घंटे आ गए और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, आवर्ली रेट से, जो कि इंटू 8 है। तो टोटल लेबर कॉस्ट बता दें कितना, 1920। ये क्या रुपीस है, ये टोटल कॉस्ट है। क्या उसने सवाल में हमसे टोटल लेबर कॉस्ट मांगी है कि पर यूनिट मांगी है? उसने हमसे पर यूनिट मांगी है। तो पर यूनिट बताइए कि कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, 2500 हमने प्रोड्यूस किए। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2500 से और आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.768 पर यूनिट। ले जी, ये पहले पार्ट का आंसर है, ए के 1 का आंसर है। ओके जी, क्या पूछ रहा है जी आपसे ए के 2 में, द परसेंटेज चेंज इन द लेबर कॉस्ट पर यूनिट इफ द वीकली आउटपुट इन द 40 आवर्स वर्क कुड बी इंक्रीज टू 2750 यूनिट्स। अगर आपकी आउटपुट 2750 पे चली जाती है तो आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे कितने % का इंपैक्ट आता है? वेरी इजी। तो भाईजान सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट को सेम रखेंगे लेकिन आप अपने यूनिट्स जो हैं वो चेंज कर लेंगे। बताइए, 0.698 पर यूनिट। अब आपकी लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये हो जाएगी, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा हुआ, उसने क्या परसेंटेज चेंज बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परसेंटेज चेंज निकालना आता होगा। डिवाइड किससे करूं, 698 से या 768 से? वजह 768 से क्यों करना है, क्यों सर? बेस हमारी ये है, इससे फर्क देखना है कितना है, तो जिससे फर्क देखना होता है उसको डिनोमिनेटर रखा जाता है। मल्टीप्लाई बाय 100, बोलिए 9.11%, 9.11% की चेंज है अगर आपके यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं जी, चेंज हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये तो थी आसान बात। अब आए जरा बी पार्ट पे, जहां पे वो इंसेंटिव स्कीम की बात करने लगा। वो कहता है जी, फॉर द इंसेंटिव स्कीम कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द ट्रायल। भाईजान लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल दें बेस्ड ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ ट्रायल। जी क्या करना है मेरे भाई, कैसे निकलेगा ये? सर स्कीम में 2 तरह की कॉस्ट है। एक कॉस्ट वो है जो आपको आवर्स की बेस पे मिल रही है, वो भी पे करनी है, और फिर यूनिट्स की बेस पे तो मिल ही रही है, वो भी कैलकुलेट करनी है। चलिए जी, बी का 1, सबसे पहले आर वाली कॉस्ट निकालते हैं। आर्स वाली कॉस्ट में हमारे पास टोटल कितने लोग हैं जी, कितने लोग हैं? 40 घंटे काम कर रहे हैं और 6 लोग हैं। क्या हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी? और सवाल में उसने पर आवर रेट आपको कितना दिया हुआ है, अब उसने 4 कर दिया स्कीम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए
960 ले जी, ये 960 तो इसको मिल गए। अब पीस रेट पे आ जाए। पीस रेट पे क्या कितने घंटे कितने यूनिट्स बनाए हमने? 3080। ओके, मुझे बताइए कि रेंज क्या है? 2500 तक की रेंज है। 2500 तक कितने पैसे मिल रहे हैं? सर ये सारी प्रोडक्शन पे सेम रेट लगेगा कि डिफरेंशियल पे है? कहाँ लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है। सवाल में बिल्कुल मेंशन है कि जी हर एडिशनल रेंज पे आपको एडिशनल पैसे मिलेंगे, स्ट्रेट रेट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो भाई बताएं जी, पहले 2500 पे क्या रेट है? 2500 इंटू 0.37, बोलें 937.5। उसके बाद 2501 से लेके 3000 तक कितना रेट है जी? पॉइंट, तो ये 500 यूनिट्स बनते हैं। 500 पे 0 पॉइंट, बोले 225, और 80 रह गए अब। तो 80 इन पे क्या रेट है जी? 3001, 3001 और मोर। हाँ जी, इन 80 पे क्या रेट है? 0.6, बोले 48। इन तीनों को टोटल करें। सॉरी, बोल 1210, 1210। ओके, तो 1210 जमा 960, 0.5 कहां से आ गया? ये 0.5 है, 2170.5। ओके, उसने लेबर कॉस्ट निकालने का, पर यूनिट निकालने का पूछा, ये टोटल लेबर कॉस्ट पूछा है? पर यूनिट ने पूछा है, पर यूनिट निकाल देते हैं। पर यूनिट लेबर कॉस्ट ले जी, 2170.5 डिवाइड बाय 3080, बोले जी 0.705 पर यूनिट। ले जी, सवाल ख़त्म हुआ? नहीं ख़त्म हुआ, सिर्फ अभी एक पार्ट ख़त्म हुआ है। सवाल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, यहाँ तक नोट करें, फिर अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। असल तो पार्ट है ही वो, बाकी तो अभी मजाक ही किया आपके साथ। चलें भाई आगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें? नो सर। खाए थे बिरयानी फिर? जी, बिरयानी नहीं मिली ना यार। वैसे मेरा भाई 600 का किराया लगा के तू वहां पर गया, 200 की वैसे बाजार से मिल जाती। ये तो अलग लगेगा पता आगे जाके। सही कहते थे वो, कोई एक भाई साहब थे, सही कहते थे लोग पाकिस्तान आएंगे नौकरियां करने। बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान। समझ रहे, समझ रहे? ओके। यार पीएसएल खेलने नहीं आते? क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ और सोच रहे थे आप? मैं तो पीएसएल की बात कर रहा था। हाँ वो तो सही बात है। मेरे कैमरा इसकी तरह करो, ये बोला। आए जी B2 पे। फॉर द इंसेंटिव स्कीम कैलकुलेट द लेवल ऑफ आउटपुट। ले जी, अब आपसे वो लेवल ऑफ आउटपुट पूछ रहा है। वो कह रहा है बताओ कितने यूनिट्स बनाए इन 40 आवर्स वीक एट विच टोटल लेबर कॉस्ट वुड बी सेम एज अंडर द एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम। भाई साहब फरमाते हैं कि मुझे बताओ कि नई स्कीम के तहत मैं कितने यूनिट्स बनाऊं कि जो मेरी टोटल लेबर कॉस्ट है वो एग्जिस्टिंग स्कीम के बराबर ही हो। तो सवाल सबसे पहला ये है कि एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी है? 1920 की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि भाईजान ये कॉस्ट इतनी ही रहनी चाहिए। ये कॉस्ट अगर इतनी है तो मुझे ये वाले यूनिट्स बता दो कि कितने होंगे। हाँ जी, अब ये सवाल करना कैसे है? बोले
कर लिया आप लोगों ने? हाँ जी, कैसे करना है सर? किन किन हजरात से हो गया ये? सर मुझे बताइए, सोल्यूशन देख के हुआ, सोल्यूशन देखे बगैर हुआ? सोल्यूशन कहाँ से आना है, सोल्यूशन तो है ही नहीं। हाँ जी बताएं कैसे होगा सवाल ये। असगर मिल गए थे वो, इन्होंने कहीं छुपा के रखे हुए थे। थैंक यू यार जी। कैसे निकालेंगे मुझे थोड़ा बता दें। 1920 में से 960 मिलेंगे। हाँ ओके, दुरुस्त कह रहे हैं ये बिल्कुल। जरा देखिएगा इधर, नोट आप सबने बाद में करना है। मैं इसी फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, इसी को वर्क बैक करते हैं। सर यहां पर वो कहता है 1920 होना चाहिए, मानते हैं आप इस बात को? ये कह रहा है ना एग्जिस्टिंग कॉस्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए। ओके, मुझे बताइए कि क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? सर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके घंटे भी 40 रहेंगे, लोग भी 6 रहेंगे, और पर आवर आपको कितना मिलता रहेगा? 4। क्या ख्याल है? बात समझ आती है? इसका मतलब है कि आज आपको ये भी पता है और ये भी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ ना, और यूनिट्स ही तो हमने निकाल लें। तो हम क्या करेंगे, 1920 में से 960 माइनस करेंगे, बताएं क्या आंसर आता है? 960 ही आता है। ले जी, ये आपको निकालना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर, कि भाईजान ये जो पूरी कैलकुलेशन है इसका आंसर आना चाहिए 960। लेकिन जब आप यहां पर पहुंच गए तो अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपको। हम एज्यूम करते हैं कि हम पहले 2500 यूनिट्स तो बना ही लेंगे, और जारी बात है अगर पहले 2500 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट बनती है 937.5। क्या ख्याल है आपका? देखिए ना, हमें 960 चाहिए, हमें इन सब का टोटल 960 चाहिए। अभी तो ये 937.5 है, अभी मजीद मेरे पास गुंजाइश है, अभी मैं मजीद यूनिट बना सकता हूं। एज्यूम करें कि मैं अगले 500 यूनिट्स भी बना लेता हूं, लेकिन जब मैं अगले 500 यूनिट्स बनाता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 225 की। इन दोनों को टोटल करें, क्या आंसर आता है? इन दोनों को टोटल करें, क्या आंसर आता है? 1162। सर मैं तो इससे ऊपर निकल गया। इसका मतलब है कि मैं ये पूरे यूनिट्स 500 नहीं बना सकता, मैं ये सारे यूनिट्स नहीं बना सकता। अब क्या करना पड़ेगा, 960 में से 937.5 माइनस करें। इसका मतलब है यहां पे 22.5 की एक अमाउंट आनी चाहिए, बोले? यानी कि ये भी मेरे पास अब बैलेंसिंग आ गया। अब मेरे पास रेट मौजूद है 0.45, तो कितनी क्वांटिटी 0.45 से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 22.5 आ जाए? बोले जी 50 आपने बोला, ले जी ये 50 आंसर आ गया, ये भी बैलेंसिंग है। अब आप इस सवाल को स्ट्रेट लेके चलें, 960 ये हो गए, आपने 2500 बनाए 937 आया, आपने 50 बनाए 22.5 आया, 960 आ गया, और टोटल 1920, आपकी कॉस्ट उतनी है। और उसने आपसे क्या पूछा था? लेवल ऑफ आउटपुट। ये देखें, ये आपका आंसर है कि जी 2550 यूनिट्स आप बनाएंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्कीम की कॉस्ट और इंसेंटिव स्कीम की कॉस्ट आपस में बराबर होगी। तो ये वर्क बैक वाला सवाल था, ये इस तरीके से वर्क बैक करना था। तो आप लोग कहते हैं पुराने ज़माने के लोगों ने आसानी से सीए कर लिया, इतनी आसानी से नहीं किया उन्होंने। नोट करें जी, फिर हम आगे चलते हैं।
चलें जी आगे, सब अच्छा है? ओके जी, नोएमी अल्लाह हाफिज़। बिठा दूँ ये चैप्टर तो अब शुरू होने लगा, ये तो एक मजाक था आपके साथ। बिठा दूँ? बोले। लीजिए इस चैप्टर का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, लर्निंग कर्व। बस आज इस पे ज़रा बात ही होगी, सवाल वगैरह तो नहीं हो सकता। एग्जाम से पहले मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, अकाउंटिंग वगैरह की, एक सवाल कितनी दफ़ा कर लेते हैं आप लोग? एक ही दफ़ा हो जाए बड़ी बात है। 3-4 बार। जो पढ़े लिखे लोग हैं 1094 वाले, वो कह रहे हैं कम से कम 3-4 दफ़ा। मेरे जैसे हैं वो कह रहे हैं एक दफ़ा भी नहीं होता। तो बहरहाल हम ज़रा एवरेज लोगों की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी 2 दफ़ा, या चले 3 दफ़ा कर लें। 3 दफ़ा हम एक सवाल करते हैं। एक सवाल जब आप पहली दफ़ा करते हैं कितना वक्त लेता है? नॉर्मल जो एक 15-20 नंबर का सवाल है, पहली दफ़ा अगर करें तो कितना वक्त लेता है? 1 घंटा लग जाता है। जब दूसरी दफ़ा करते हैं वही सवाल 40 मिनट में 2 घंटे सर। और जब तीसरी दफ़ा करते हैं 25 मिनट। चलें, अब आप लोगों की लीग से आउट हो गई है बात, क्योंकि आप लोग यहां तक नहीं पहुंचेंगे। अगर चौथी दफ़ा करेंगे 10 मिनट। क्या बात है मेरे भाई की, 5वीं दफ़ा पहले से ही हुआ होगा। हाँ जी, 5वीं दफ़ा। बस कहने का मकसद ये है, अब ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें। कहने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई सवाल पहली दफ़ा करेंगे उस पर मैक्सिमम टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी लर्निंग ज़ीरो है, आपको वो काम नहीं आता। लेकिन जब आप वही काम दूसरी दफ़ा करेंगे तो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस वो काम थोड़े से कम वक्त में होगा, एंड सो ऑन। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उस काम को करने के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा वो तो लगना ही लगना है, आप उससे नीचे तो नहीं जा सकते। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। अब इसको हम लेके आते हैं मिसाल के तौर पे फर्नीचर। एक शख्स पहली दफ़ा टेबल बना रहा है, जाहिर बात है उसने पहले कभी टेबल नहीं बनाई, पहली दफ़ा बना रहा है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा वही चीज़ बनाएगा तो उसको वक्त कम लगेगा, क्योंकि अब उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, वो थोड़ी सी चीज़ें सीख चुका हुआ है। तीसरी दफ़ा जब बनाएगा तो पहले 2 दफ़ा वो बना चुका है, उसका लर्निंग काफ़ी बेहतर हो चुकी हुई है, तो मज़ीद वो बेहतर बनाएगा। और करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जब उसकी लर्निंग इतनी परफेक्ट हो चुकी होगी कि जो उस चीज़ को बनाने में मिनिमम टाइम लगता है वो उस मिनिमम टाइम में ही वो चीज़ बनाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब ज़िंदगी के किसी पहलू पे आप ये बात अप्लाई कर दें, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन पे ये बात अप्लाई कर दें, ये बात ऐसे ही है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने जब पहली दफ़ा कॉस्ट पढ़ाई थी, मुझे पता हो यार ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यकीन करें, मैं अपने लेक्चर देखता था, मैं कहता था यार ये मैं क्या कह रहा हूँ। फिर दूसरी दफ़ा पढ़ाई, कुछ चीज़ें बेहतर हुई। अब ये कोई 9वीं 10वीं दफ़ा है, अभी भी मैं जब भी लेक्चर देखता हूँ मैं कहता हूँ यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फजूल बात है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे बोल रहा होता हूँ ना, बात कुछ और होती है, मुझे लगता है चीज़ें समझ आ रही हैं। मैं घर जाके अपना लेक्चर लाजमी देखता हूँ रात को। मैं देखता हूँ यार अगर एज अ स्टूडेंट मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे बात समझ आती है, और समटाइम्स अभी भी मुझे फील होता है नहीं यार ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे ज़्यादा बेहतर हो सकती थी, मुझे ये बात कर देनी चाहिए थी, ये यूं बेहतर होनी थी। तो चूंकि जब आप बोल रहे होते हैं तब आपको नहीं एहसास हो रहा होता, लेकिन जब आप उन चीज़ों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये बात इससे बेहतर हो सकती थी। ये वो लर्निंग है जो कि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में कर रहा है, ये हर फेस पे चल रही होती है, हर एस्पेक्ट में चल रही होती है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। मसला ये है कि इसका हमारी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट है। सर आपको बताया ये गया था कि आपकी जो लेबर कॉस्ट होती है वो क्या होती है जी? नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय लेबर रेट पर आवर, यही बताया गया था। बोले। शरारत वो ये करता है सवाल में, वो कहता है कि मुझे 1 यूनिट की लेबर कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1000 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट। आपने कहा मसला ही कोई नहीं, 1000 इंटू लेबर रेट पर यूनिट, लेबर रेट पर आवर, मसला ही कोई नहीं। लेकिन वो कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं है।
पहला यूनिट 1 घंटे में बन रहा है, अगला 40 में बन रहा है, फिर 25 में बन रहा है, फिर 10 में बन रहा है, फिर 3 में बन रहा है, फिर 2 में बन रहा है, फिर 1 में बन रहा है, यूँ 1000 तक जा रही है बात। अब बताओ, अब आप यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि आपको चाहिए टोटल टाइम, कि टोटल टाइम कितना लगा, वहीं से तो लेबर कॉस्ट निकलनी है, और उसमें हर यूनिट पे कांस्टेंट टाइम तो है नहीं, हर अगला यूनिट जो है वो कम वक्त जो है वो ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको 1000 दफ़ा लिखना पड़ेगा। पहला यूनिट 1 घंटा, दूसरा यूनिट 40/60 जो भी टाइम आता है वो, तीसरा 25 जो है, तो आप 1000 दफ़ा वो लिखेंगे, फिर हज़ारों को टोटल करेंगे, तो तब आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आएंगे। कैसे करेंगे? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं। आप 5-7 दफ़ा भी कर जाएंगे तो बड़ी बात है, लेकिन ये बात उससे आगे जाती है। वो आपसे हज़ारों यूनिट्स, लाखों यूनिट्स, मिलियन में यूनिट्स बनवाएगा वो आपसे, और कहेगा भाई हर अगला यूनिट पिछले यूनिट से कम वक्त ले रहा है। तो इसका मतलब है कि इस लर्निंग कर्व की वजह से मसला किधर आता है, ये जो आपका नंबर ऑफ आवर्स है ना, इसमें फ़र्क पड़ जाता है, इसमें फ़र्क पड़ जाता है। ये कांस्टेंट नहीं रहते, अगर कांस्टेंट होते फिर तो मसला ही कोई नहीं था। ये कांस्टेंट नहीं रहते, ये हर अगला यूनिट चूंकि कम वक्त ले रहा होता है, इसलिए यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व क्यों है जी, ये मैं आपको ग्राफ अभी बना देता हूं, समझ अभी नहीं आएगा आपको, बाद में बनाएंगे। पहला यूनिट सबसे ज़्यादा टाइम, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 जब आप इतना सीख लेंगे कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, मिनिमम टाइम लगेगा उस चीज़ को बनाने के लिए। तो पहला यूनिट मैक्सिमम टाइम लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर यूनिट्स रख लें और यहाँ पर हम टाइम रख लें, तो देखें पहला यूनिट मैक्सिमम टाइम ले रहा है। जैसे जैसे आपके यूनिट्स बनते जा रहे हैं, आपका वक्त जो है वो कम होता जा रहा है, और एक वक्त आएगा कि ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। ये मिनिमम टाइम जो लगता है एक चीज़ को बनाने में, ये बस वहीं तक आ सकता है। बात समझ आती है यहाँ तक? तो ये लर्निंग कर्व है, और अब हमने ये सीखना है कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। इसके को 2 मेथड्स हैं, वो दोनों मेथड से हम सीखेंगे। एक ज़रा टेबुलर मेथड है, टेबल के थ्रू एक वर्किंग बनाएंगे, वहाँ से ही मसला हल होगा, और दूसरा होता है एक फार्मूला। वो फार्मूला 2 डिफरेंट मेथड्स हैं, तो इन डिफरेंट मेथड से हम देखेंगे। भाईजान ये जो टॉपिक है ना, लर्निंग कर्व का जो लेबर का जो तीसरा हिस्सा है, ये मैक्सिमम सवालों में आता है। ये एक ऐसी फजूल चीज़ है जो कि सवाल अगर हो ना प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का, ये उसमें भी घुसा होगा। जहरी बात है, लेबर का पोर्शन है, उसने लिख दिया। ये डिसीजन मेकिंग में भी पाया जाता है, वहां पे भी पाया जाता है, ये कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक आलू, कहीं पे भी सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल ही ऐसे ही है भाई, ये आपको हर टॉपिक में मिलेगा। इसलिए जो आई कैप है वो इसका अलग से सवाल आपको 8-10 नंबर का नहीं देगा, वह आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर या किसी भी सवाल के अंदर 3-4 नंबर का पोर्शन ये टेस्ट कर लेगा। जिससे पिछला पोर्शन हमने पढ़ा था टोटल लेबर कॉस्ट वाला, जिसमें बोनस ओवर टाइम है, उसका वो अलग सवाल बना रहा है, इंसेंटिव स्कीम का वो अलग सवाल बना रहा है, पीस वर्क का अलग सवाल बना रहा है 8 से 10 नंबर का। तो उसमें से वो अलग सवाल पूछता है और ये किसी भी सवाल के साथ एडजस्ट कर देता है। तो इसीलिए हम जो पास्ट पेपर करेंगे इसके, उसमें मोस्टली हमारे अभी फ़िलहाल वो ओवर टाइम वो वाली बातें हो रही होंगी। इसका शायद कोई 1-2 सवाल हैं जो कि हमारी नज़र से गुजरें, वरना जब हम अगले चैप्टर्स में जाएंगे, डिसीजन मेकिंग में जाएंगे, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जाएंगे, वहाँ पर हमें इसकी एडजस्टमेंट्स मिल रही होंगी, तो वहाँ पर इसको देख रहे होंगे। बात समझ आती है? सब अच्छा है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। जी जी पूछे 1 मिनट ठहरे जी। आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए वो पढ़ लें, वो मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। आई कैप की बुक आप पढ़ना चाहें बिल्कुल पढ़ लें, कोई इशू नहीं। नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है, उसके अंदर सब टू द पॉइंट लिखा होता है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों?